कहानी की शुरुआत में हम एक मिडिल एज के बंदे को देखते हैं जिसका कि एक्सीडेंट हो चुका था ट्रक की वजह से। डॉक्टर्स उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं बट अफसोस वो मारा जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक अलग ही जगह में पाता है, यानी कि उसका पुनर्जन्म हुआ है और अब वो पॉल और ईवा नाम की लड़की का बेटा है। हमारे हीरो का नाम रूडी है। उस समय के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा था, लेकिन उसकी बॉडी भले ही अभी छोटी हो बट उसकी सोच एटलीस्ट 30 साल की उम्र के बंदे के बराबर थी। हम देखते हैं कि बचपन में ही रूडी काफी ज्यादा थरकी हुआ करता है। वेल धीरे धीरे करके रूडी बड़ा होने लगा था बट उसे ये वाली जिंदगी काफी ज्यादा बोर लग रही होती है, क्योंकि यहाँ पे ना ही किसी तरह का कंप्यूटर मौजूद है और ना ही किसी तरह का टीवी जिससे कि वो एंजॉय कर सके। वो बाहर देखता है जहाँ पर कि उसके फादर यानी कि पॉल स्वाट प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे देखकर वो गलती से नीचे गिर जाता है जिस पर कि रूडी को चोट लग जाती है। अब यहाँ पर उसकी मॉम ये देखकर उसको अपनी पावर से हील करने लगती है। रूडी जो कि कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उसे लग रहा था कि शायद उसकी मॉम का दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि असल में सुपर पावर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उसकी पिछली लाइफ में। लेकिन वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसकी मॉम अपनी पावर से उसकी बॉडी को हील कर देती है। अब समय के साथ साथ रूडी का इंटरेस्ट मैजिक में और भी ज्यादा बढ़ने लगा था। वो छुपके से हर तरह की मैजिक सीखने का कोशिश करता है, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज में लिखी हुई किताबें उसकी समझ से काफी ज्यादा बाहर थी। तो कुछ सालों बाद वो वहाँ की लैंग्वेज भी सीख जाता है और उन किताबों की मदद से वो अपने मैजिक को सीखने लगता है। जहाँ वो जैसे स्पेल गाता है तो वो देखता है कि वो अपनी पावर से वाटर को कंट्रोल कर पा रहा है और इवन की पानी को बना भी पा रहा है। बट उसके बाद वो फेल हो जाता है। उसे बुरा तो लगता है बट वो हार नहीं मानता। वो बाद में भी इस स्पेल की बार बार प्रैक्टिस करता है। काफी दिनों की प्रैक्टिस के बाद रूडी वाटर बॉल्स बनाना सीख जाता है और उन्हें शूट करना भी। अब यहाँ पर वो जब इस सब चीजों से बोर हो जाता है तो वो वाटर के बारे में और भी चीज सीखने लगता है, जहाँ इस बार वो काफी ज्यादा अमाउंट में उस पानी को कंट्रोल कर रहा था, जिस वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उनका घर पूरा टूट जाता है। जब उसके माँ बाप उस जगह में पहुंचते वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो उसी तब उसके फादर को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसकी मॉम समझ जाती है कि रूडी के अंदर एक काफी अच्छा टैलेंट है। इतनी कम उम्र में वो मैजिक कंट्रोल कर पा रहा है, वो भी अपनी उम्र से भी ज्यादा। रूडी की मॉम उसके फादर से कहती है कि मुझे लगता है हमें रूडी के लिए एक मैजिक टीचर हायर करना चाहिए। वो मैजिशियन रूडी के अंदर का टैलेंट को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है और उसकी बातों पर उनकी मेड भी एग्री थी। अब अगले दिन रूडी को पढ़ाने के लिए एक मैजिशियन उनके घर में आती है। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे कि वो बच्ची खुद भी लगभग 15 ही साल की थी। उस लड़की का नाम रॉक्सी होता है। वेल रूडी को जब वो देखती है कि वो उसका स्टूडेंट बनने वाला है तो उसे लगता है कि शायद इनके माँ बाप का दिमाग खराब हो चुका है। आखिर में से कम उम्र वाले बच्चे को कैसे मैजिक सिखा सकती हूँ। लेकिन जब वो रूडी का टेस्ट लेती है तो उसे पता चलता है कि रूडी के पास वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स है। वेल इसके बाद उनकी फैमिली रॉक्सी को भी काफी अच्छे से ट्रीट करती है अपनी फैमिली मेंबर की तरह और उसे डिनर में भी इन्वाइट करते हैं, जहाँ पे वो लोग भरपेट खाना खाते हैं। दूसरी तरफ रूडी को भी अपनी ये लाइफ पिछली जिंदगी से काफी ज्यादा अच्छी लगती है। हम यहाँ पे रूडी के पिछले लाइफ का फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर कि रूडी जैसे कि उसके स्कूल के बच्चे बचपन से लेके बड़े तक बुली ही करते आए हैं और उसकी जान भी बाकियों को बचाने के चक्कर में ही गई थी। वेल वो इस पूरे सपने से उठता है। वेल अब हम देखते हैं कि 1 साल तो लगभग बीत ही चुका था। रूडी भी थोड़ा बड़ा हो चुका था और रॉक्सी भी उसे काफी ज्यादा मैजिक के बारे में नॉलेज दे चुकी थी। यहाँ पे रूडी उससे सवाल करता है कि तुम एक डीमन हो है ना, और इसी वजह से जब तुम पहली बार हमारे घर में आई थी तो मेरे पेरेंट्स तुम्हें देखकर हैरान हुए थे। अब इसके बाद रॉक्सी उसे डीमंस के बारे में बताती है कि कमजोर डीमंस की एक बार पावरफुल डीमंस के साथ फाइट हो गई थी, जिस वजह से उनका पूरा डीमन कॉन्टिनेंट ही तबाह हो गया। इसके बाद डीमंस अलग अलग जगह हट चुके हैं, कुछ तो अच्छे भी है और कुछ तो बुरे हैं। तुम्हें बुरे डीमंस से दूर रहना होगा। वेल इसके बाद 6 महीने बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि रूडी और एलिमेंट्स वाली पावर्स भी सीख जाता है। यहाँ वो अपने फादर के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है, जहाँ उसके पापा चाहते थे कि वो तलवारबाजी में भी माहिर हो बिल्कुल उसी की तरह। लेकिन रूडी तो सिर्फ मैजिशियन था, अच्छा उसे ना ही तलवारबाजी में इतना ज्यादा इंटरेस्ट था। तो उसी तरह हम देखते हैं कि रॉक्सी गाँव के लोगों की मदद करती है, उनके अनाज के ऊपर बारिश करा के, वो भी अपनी मैजिक वाली पावर से। तो उसी तरफ हम रूडी को देखते हैं जो कि अपने साथ के बच्चों को देखकर उनके साथ उसका खेलने का मन तो होता है बट वो नहीं जाता, क्योंकि उसे अपनी पिछली लाइफ से काफी ज्यादा डर लग रहा होता है कि अब भी लोग उसे बुली कर सकते हैं। उसे वहाँ पे रॉक्सी भी देख रही होती है। वो उसे बताती है कि जानते हो ये दुनिया कितनी ज्यादा बड़ी है और अभी तो तुम्हें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और इसके बाद वो उसे सजेस्ट करती है कि तुम मैजिक स्कूल में क्यों नहीं जाते हो, वहाँ तुम्हारे जैसे और भी ज्यादा बच्चे मौजूद है। जिस पर रूडी उसे मना करता है। रॉक्सी से कहता है कि तुम हो तो सही मेरी टीचर, मैं तुमसे ही सीखूंगा। लेकिन रॉक्सी अपने मन में सोचती है कि मुझे नहीं लगता
लगता कि हमेशा मैं तुम्हें पढ़ा भी सकूंगी, तुम अभी से इतने ज्यादा तेज हो। अब काफी दिनों बाद हम देखते हैं कि रूडी का बर्थडे भी आता है और वो लोग सब के सब काफी अच्छे से उसके बर्थडे को सेलिब्रेट भी करते हैं। इसके बाद रॉक्सी रूडी से कहते हैं कि कल तुम मेरे साथ पूरा गांव घूमने आओगे, जिस पर कि रूडी साहब मना कर देता है क्योंकि उसे पिछली लाइफ में अपने घर से बाहर निकलने में भी डर लगती थी। वो हर बार यही सोचता था कि काश उसके पास भी सुपर पावर्स होती तो इन सारे लोगों का मुंह बंद कर देता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रॉक्सी रूडी को जबरदस्ती अपने साथ पूरा गांव घुमाने के लिए ले जाती है, जहां पहले तो वो डर रहा होता है लेकिन बाद में नहीं, वो देखता है कि ये दुनिया इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है। इसके बाद रॉक्सी उसे एक क्लास मैजिक के बारे में सिखाती है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बार ये चीज दिखा सकती हूँ। और जैसे ही वो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो आसमान में पूरे काले बादल छा जाते हैं, वहाँ काफी तेज तूफान आने लगता है और बारिश होने लगती है, जिस वजह से लाइटनिंग स्ट्राइक के वजह से उसका घोड़ा भी इंजर्ड हो जाता है। और उसके बाद वो तुरंत अपने मैजिक को रोक देती है और अपने घोड़े को हील करने लगती है। वो रूडी से कहती है कि क्या तुम कुछ सीखे, तो रूडी भी उसी के तरह करता है और वो उस टेस्ट में बिल्कुल पास हो जाता है। तो रॉक्सी उससे कहती है कि वेल, जितना मुझे आता था मैंने तुम्हें सिखाया, अब मुझे भी बहुत कुछ नया जानना है इस दुनिया में। और इसके बाद वो उसके पेरेंट्स से भी यही बात कहती है कि तुम्हें रूडी के लिए एक अच्छा मैजिक स्कूल जल्द से जल्द ढूंढ लेना चाहिए। और जाते वक्त वो रूडी को एक तरह का नेकलेस भी दे के जाती है। अब हम देखते हैं कि अगले दिन रूडी अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसे भी बाकी गांव के बच्चों के साथ खेलने जाना है। ये सुनकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं और उसे समझाते हैं कि उनके साथ लड़ाई मत करना है। हम यहाँ देखते हैं कि रूडी का डर भी अब जा चुका था और वो गांव के बच्चों के साथ खेलने के लिए निकल पड़ता है कि तभी वो आके जाके देखता है जहाँ पे कि कुछ लड़के एक बंदे को परेशान कर रहे, वो उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे होते हैं और उसे डीमन डीमन कह के चिढ़ा रहे थे, जिसे देखकर रूडी अपनी पावर से उनके ऊपर वार करता है। तो गुस्से में आकर वो लोग रूडी के ऊपर भी पत्थर फेंकने लगते हैं, जिस पर कि रूडी एक काफी बड़े पानी का बॉल बना के उनके ऊपर टैग करता है। तो वो बच्चे रोते रोते घर जाते हैं। दूसरी तरफ रूडी उस बच्चे को देखता है जिसे कि वो लोग बुली कर रहे थे। जब वो उसकी शक्ल देखता है तो वो सोचता है कि आखिर कोई इतना क्यूट कैसे हो सकता है। इसके बाद वो उसका मुंह साफ करता है तो उसे पता चलता है कि वो भी एक डीमन है, बट वो देखता है कि क्या ये बुरा वाला डीमन है, बट वो नहीं था। वो बच्चा उसे बताता है कि मैं आधा अच्छा डीमन हूँ और आधा बुरा डीमन। भले ही मेरे बाल हरे कलर के, लेकिन मेरे पास कान है, वो भी बड़े बड़े, बट मैं नेचर से बुरा नहीं हूँ। इसके बाद वो रूडी का दोस्त बन जाता है, उसका नाम सिल्फ होता है। इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा मजे करते हैं। यहाँ सिल्फ उससे पूछता है कि क्या तुम भी मैजिक करना मुझे सिखा सकते हो कि मुझे आगे से कोई भी बुली ना करे, तो जिस पर रूडी एग्री हो जाता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा टाइम हो चुका था और रूडी घर पहुंचने में लेट हो जाता है। वो अपने दोस्त को अलविदा कहता है और अपनी घर की तरफ निकल जाता है। तो उसी तरफ घर में उसके पेरेंट्स उसके लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं। और जब वो घर लेट पहुंचता है तो उसके फादर उसके ऊपर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर जाके किसी भी बच्चे को अपनी मैजिक पावर से मत पीटना। रूडी उसे समझाने की कोशिश करता है, इससे पहले उसके पापा उसके मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं, जिस पर कि रूडी अपने पापा से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं करा, वो असल में एक बच्चे को बुली कर रहे थे। और इसके बाद उसे बुरा भी लगता है कि उसके फादर ने उसकी बात बिना सुने हुए उसके ऊपर हाथ उठाया। इस बात का दुख तो उसके फादर को भी था। असल में अपने बच्चे को बुरा बनते हुए नहीं देख सकते हैं। माना कि वो छोटी उम्र में अपने पास ज्यादा पावर्स हासिल करता है, लेकिन अगर वो उसका गलत इस्तेमाल करे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो अपने बेटे से माफी मांगता है। हम देखते हैं कि समय बीतता जाता है और सिल्फ और रूडी के बीच की दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। यहाँ उन दोनों ने अपने मैजिक को काफी हद तक बढ़ा चुका था। सिल्फ अपनी आइस एलिमेंट की पावर कंट्रोल करना बड़ी आसानी से सीख जाता है। इसके बाद सिल्फ उससे कहता है कि क्या तुम मुझे वाटर वाली पावर भी सिखाओगे, तो वो उसे भी सिखाता है। यहाँ वो दोनों बहुत ज्यादा मजे करते कि तभी सिर्फ का फेस देखता है और कहता है कि आखिर कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। उसे उसकी शक्ल से जेलसी हो रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पे तेज बारिश पड़ने लगती है और वो दोनों ही बुरी तरीके से भीग जाते हैं। इसलिए रूडी उसे अपने घर में लेके आ जाता है। दूसरी तरफ उसकी मेड उसे बताती है कि पानी गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर जैसे ही वो दोनों ऊपर जा रहे होते हैं कि उसकी मेड पहचान लेती है कि सिल्फ असल में एक लड़की है। उसी तरफ सिल्फ रूडी के साथ नहाने से साफ इनकार कर देती है। अब हम देखते हैं कि जब उसे ये बात पता चलती है तो बाद में उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि असल में वो एक लड़की को घर में लेके आ गया, जिससे कि वो तब से सिर्फ एक लड़का समझ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद से सेल्फ अगले दिन से उसके साथ खेलने नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल्फ उससे नाराज नहीं थी। दूसरी तरफ रूडी उससे माफी मांगता है और वो दोनों अपनी दोस्ती को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि
रूडी की मॉम एक बार फिर से प्रेग्नेंट थी और अब रूडी का छोटा भाई भी आने वाला था। पूरा का पूरा परिवार इस बात से खुश था, बट तभी मेड बताती है कि असल में वो भी प्रेग्नेंट है, जिसे देखकर उसकी मॉम बहुत ज्यादा सदमे में आ जाती है, क्योंकि उनके घर में उसके फादर के अलावा और कोई भी लड़का मौजूद नहीं है। इसलिए उसके फादर भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगते हैं। उसकी मॉम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उन दोनों के रिश्ता बिगड़ता देख वो मेड कहती है कि ठीक है, मैं खुद इस जगह से चले जाती हूँ। जिस पर कि रूडी की मॉम उसे रोक देती है और कहती है कि पॉल को उसकी गलतियों की सजा तो मिलेगी, पर तुम नहीं जा सकती। मुझे पता है कि तुम इस इलाके में बिना घर के सरवाइव नहीं कर पाओगी अपने छोटे बच्चे के साथ। अब हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद उनके बच्चे भी हो जाते हैं, यानी कि रूडी के छोटे भाई बहन, और वो दोनों के दोनों ही लड़कियां थी। हम देखते हैं कि रूडी अपने फादर के साथ स्वाट ट्रेनिंग भी ले रहा होता है। असल में उसके फादर ने जो भी गलती करी है, बट है तो वो उसके फादर है ना। यहाँ वो अपने फादर से कहता है कि क्या कभी आप मैजिशियन के स्कूल्स में गए हो, तो जिस पर उसके फादर कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, वहाँ सिर्फ नोबल्स ही रहते हैं और वहाँ की लड़कियां भी सुंदर नहीं होती है। तुम्हें सिर्फ एक ही लड़की के ऊपर ध्यान देना चाहिए, वो है तुम्हारी दोस्त सिल्फ। और इसके बाद जगह में सिल्फ भी आ जाती है और रूडी उसके साथ खेलने के लिए निकल पड़ता है। हम देखते हैं कि रूडी पूरे टाइम अपने मन में कुछ न कुछ तो सोच ही रहा था। पहले वो सोचता है कि सिल्फ मैजिक काफी तेजी से सीख रही है, अब मेरे पास उसको सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ सिल्फ उससे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा फोकस कहाँ है। तो रूडी उसे बताता है कि मैं अब मैजिशियन के स्कूल में जाना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर सिर्फ काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है कि नहीं, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा दोस्त तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, आखिर मुझसे बात कौन करेगा, मेरे साथ कौन खेलेगा। तो रूडी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। अब रात के टाइम पर डैड उसके कमरे में आते हैं, जहाँ पर कि उसे रॉक्सी का लेटर मिला होता है। रॉक्सी कहती है कि उसे एक नया स्टूडेंट मिल चुका है, जिसे कि वो ट्रेनिंग दे रही है। वो रॉक्सी को बहुत ज्यादा मिस करती है। यहाँ इसके बाद पूरी रात भर रूडी मैजिक अकेडमी के बारे में सोच रहा होता है। अगले सुबह वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर अपनी फैमिली से इस बारे में शेयर करता है, तो उसके फादर इस बात पे एग्री हो जाते हैं। लेकिन जब वो कहता है कि क्या वो अपने सैफी को भी ले जा सकता है, जिस पर कि उसके फादर साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम एक बच्चे फीस वहाँ पे ऑलरेडी कितनी जाता है, हम तुम्हारा तो उठा लेंगे, लेकिन सैफी का क्या होगा, हम उसकी फीस नहीं भर पाएंगे। तो जिस पर रूडी कहता है कि मैं जॉब करूंगा, मैं पार्ट टाइम जॉब करना चाहता हूँ, जिससे कि मैं सैफी के लिए भी स्कूल के लिए पैसे जमा करूँ। अब अगले सुबह हम देखते हैं कि उनके घर में एक लड़की आई होती है। असल में वो रूडी को ही लेने के लिए आई थी। इसके बाद रूडी अपनी दोनों बहनों को गुड बाय कहता है और उस लेडी के साथ चले जाता है। उस लड़की का नाम जिलेन होता है। जिलेन उसे उसके डैड का दिया हुआ लेटर देती है, जिसमें कि लिखा होता है कि असल में रूडी की जो जॉब है, उसे एक लड़की को मैजिक के बारे में सिखाना होगा और वो एक नोबल गर्ल है। इसके बाद रूडी उस जगह में पहुंच जाता है, जहाँ पे कि वो आसपास देखता है सारी की सारी मेड वहाँ पे बीस्ट गर्ल्स थी। तभी उस जगह में वो पर्सन भी आ जाता है जिसने कि रूडी को हायर करा था। असल में वो रूडी के फादर का एक कजन था और वो रूडी से कहता है कि तुम इस जॉब से काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो, बट एक बार फिर से सोच लो, क्या तुम सच में उस लड़की को मैजिक सिखा भी पाओगे। जिस पर रूडी एग्री हो जाता है, लेकिन जब वो उस लड़की से मिलता है, उसके बिहेवियर को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई थी। इवन कि उसके पास तमीज से बात करने के भी मैनर नहीं थे। वो रूडी को थप्पड़ मार देती खींच कर, तो जिस पर रूडी भी उसे थप्पड़ मार देता है। इस वजह से वो पागल लड़की उसे बहुत ज्यादा पीटती है। अब इसके बाद रूडी अपने आप को जैसे कैसे करके उस जगह से बचा लेता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि आखिर उसके पापा ने उसे कहाँ भेज दिया। वहाँ पे वो लड़का उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये जॉब इतनी भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि आज से पहले भी हमने एरिस के काफी ज्यादा टीचर्स को चेंज कर चुका है। क्या तुम सच में उसे अब भी पढ़ाना चाहते हो। तो रूडी एग्री हो जाता है, क्योंकि अगर वो घर जाता तो उसके पापा उसके ऊपर बहुत हंसते। इस रात तो रूडी अपने कमरे में सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे एरिस के अंदर मैजिक को रिलेटेड इंटरेस्ट पढ़ाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि उसके पास एक आइडिया आता है, जहाँ पर कि वो एरी और अपने आप को बांध देता है एक कमरे में। वो एरी को ये जताना चाहता था कि उसे कुछ गुंडों ने किडनैप कर चुका है और अब किडनैप से बचने के लिए रूडी कैसे अपनी रस्सियों को अपनी पावर से जला देता है। लेकिन एरी उस काम को नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पे गुंडे भी पहुंच जाते हैं, लेकिन असल में वहाँ पे कुछ और ही चल रहा था। वो गुंडे एरी को बहुत ज्यादा पीटते हैं, जिस वजह से एरी पूरी घायल हो जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ रूडी को पता चलता है कि ये तो किसी तरह की एक्टिंग नहीं लग रही, यानी कि वो दोनों सच में किडनैप हो चुके हैं। वो चाहता तो एक ही बार में अपनी मैजिक से उन दोनों को मार सकता था, लेकिन वो एरी को मैजिक का गलत इस्तेमाल नहीं सिखा सकता था।
इसलिए वो अब उस जगह से खिड़की तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ वो पावर से बड़ी आसानी से उस काम को कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ एरिस, जिसके पास तो खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी, वो रूडी से कहती कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, जिस पर कि रूडी अपनी पावर से उस जगह से उसे लेकर चले जाता है। अब यहाँ पे वो एक जगह में आकर एरी को हील करने लगता है। वो उसे बताता है कि देखा मैजिक कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसके बाद वो दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ आगे उन्हें ऐसा कोई घर का एक नौकर दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि अब शायद से वो लोग बच जाएंगे, बट अफसोस कोई गुंडा आकर एक बार फिर से ऐसा को पकड़ लेता है। इससे पहले कि रूडी अपनी पावर का यूज करता उस बंदे को मारने के लिए, कि तभी पीछे से वही सर्वेंट आता है और वो रूडी के सामने शर्त रखता है कि मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगा, बट तुम ऐसा को यहाँ छोड़कर चले जाओ। जिसे सुनकर ऐसा वहाँ पे चिल्लाने लगती है। वो रूडी को मना कर रही होती है, बट यहाँ पे रूडी भी उन लोगों की बातों में ना आकर ऐसा को बचाने के लिए उसके इस डिसीजन से ऐसा भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि उसने मुझे बचाने के लिए चूज करा। वो चाहता तो उस जगह से भाग भी सकता था। तो उससे तब रूडी अपने अर्थ मैजिक की पावर से उन सबको हराने लगता है, और इवन वो उस काम में सक्सेसफुल हो भी गया था। वो वहां से ऐसा को लेके भाग ही रहा होता है कि तभी वो गुंडे अपनी स्वार्ड से उसके ऊपर वार करते थे, जिस पर कि रूडी उस वार को नहीं रोक पाता। बट सही टाइमिंग पे वहां पर जेलिन भी पहुंच जाती है, और उसके वहां आते ही वो गुंडे उस जगह से भाग जाते हैं, क्योंकि उसके सामने तो वो कुछ भी नहीं थे। इसके बाद वो लोग घर आते हैं और वो सर्वेंट को भी अरेस्ट कर दिया जाता है। पर अफसोस इस इंसिडेंट के बाद एरिस और भी ज्यादा घबरा चुकी थी। उसके अंदर एक तरह की बैड मेमोरीज बन चुकी थी, जिसका जिम्मेदार रूडी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मान रहा था, क्योंकि पहले तो उसने उसकी जान खतरे में डाली और उसका प्लान भी फेल हो गया। इसलिए वो वहाँ पे हार मान के अपने घर के लिए वापस जाने के लिए उन सबसे कहता है। बट एरिस उसे रोक देती है और कहती है कि उसे भी मैजिक सीखना है, जिस वजह से अगले बार उसे कोई भी बुली नहीं कर पाएगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रूडी काफी ज्यादा खुश होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रूडी पहले एरिस की मॉम से मिलता है और फिर उसके दादाजी से। उसके दादाजी का बिहेवियर बिल्कुल एरिस की तरह ही था, यानी कि गुस्से वाला। एरिस के दादाजी रूडी के मैनर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो अपनी पोती को बुलाकर रूडी को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वो कहते हैं कि आज के बाद तुम इसके मास्टर हो, और वो एरिस को भी समझाते हैं कि उसकी बातों को समझने की कोशिश करना। अगले दिन से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि जेलिना उनको साथ में स्वाट ट्रेनिंग देती है। और यहाँ पे एरिस मैजिशियन की पावर सीखकर काफी ज्यादा खुश होती है, बट वो हर पर गड़बड़ करते रहती। उसे सिर्फ और सिर्फ मैजिक से ही खेलना पसंद था। उसे मैथ और बाकी सब्जेक्ट से नफरत थी, इसलिए वो अपनी उन क्लासेस को बंक करके सोने के लिए चले जाती थी। और जब रूडी इन सब बातों के बारे में जेलिन को बताता है, तो जेलिन अब यहाँ पे एरिस को पढ़ाने लगती है। बट एरिस बार बार अपना इंटरेस्ट खो दे रही थी, तो इस पर जेलिन उसे अपनी बचपन की कहानी सुनाती है, जब वो अकेली छूट गई थी। उसके आसपास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, इवन कि उसे ये भी नहीं याद था कि मैप होता कैसा है, क्योंकि उसने कभी पढ़ा ही नहीं था। अगर उसने उस टाइम पे मैप पढ़ लिया होता तो शायद उसे इतना ज्यादा मुसीबत से नहीं गुजरना पड़ता। अब जिस पर एरिस भी कहती है कि अगर मुझे फ्यूचर में कहीं खोने से बचना है तो मुझे सारे के सारे मैप याद करने होंगे। इसके बाद वो अगले दिन अपनी स्वाट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एरिस स्वाट यूज करने में काफी ज्यादा माहिर थे, इवन की रूडी से भी ज्यादा। रूडी को तो सिर्फ मैजिक ही यूज करना आता है, उसे स्वॉर्डमैनशिप में तो बचपन से ही इंटरेस्ट नहीं था। जिस पर एरिस उसे कहती है कि तुम अगर मेरे साथ हमेशा प्रैक्टिस करोगे तो तुम ये भी सीख जाओगे। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि वो दोनों मार्केट में घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि एक शॉपकीपर लव पोशन बेच रहा होता है और उससे रूडी अट्रैक्ट होता है। वो उसे खरीदने ही वाला था कि तभी वहाँ पर ऐसी भी आ जाती है। वो उसे कहती है कि तो तुम अकेले अकेले ये खरीदे थे, और वो उसे मना कर देती है वो चीज खरीदने के लिए। जिस पर कि रूडी बताता है कि बेवकूफ, वो मैं अपने लिए नहीं खरीद रहा था, बल्कि मैं उसे खरीदने के बाद और भी महंगे दाम पे बेचता। बट एरिस को तो कॉमर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था, ना ही उसे बिजनेस के बारे में पता था। अब इसके बाद वो दोनों मिलकर एरी को बिजनेस के बारे में सिखाते हैं, जिस पर कि एरिस भी काफी ज्यादा खुश होती है। वह समय के साथ साथ वो दोनों बहुत कुछ सीख चुके थे। हम देखते हैं कि रूडी रॉक्सी का स्टैचू बनाकर उसे याद कर रहा होता है, कि तभी उसके पास एक मेड आती है। वो उसे बताती है कि असल में एरिस का बर्थडे आने वाला है और उसे बर्थडे के दिन डांस करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसे डांस करना तो आता ही नहीं है, क्या तुम उसे सिखा सकते हो? जिस पर कि पहले रूडी हंस रहा होता है, बट वो एग्री हो जाता है। अब यहाँ पे लाइब्रेरी में उसे एक किताब मिलती है, वो एक बीस्ट लैंग्वेज में लिखी होती है। अब यहाँ पर एरिस के डैड और रूडी आपस में बातें करने लगते हैं कि असल में बीस्ट गर्ल कितनी ज्यादा क्यूट होती है, उनके लंबे लंबे कान, और वो दोनों के दोनों ही थरकी थे।
इसके बाद हम देखते हैं कि रूडी जब उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है तो वो लैंग्वेज उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड थी, लेकिन तभी वो बाहर से आवाज सुनता है जहाँ पे कि एरिस डांसिंग क्लास लेने से साफ इनकार कर देती है, जिस पे कि रूडी उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें भी डांस सीखना चाहिए, बट एरिस का उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उसके मुंह पे लात मार देती है, जिस पे कि रूडी उसे समझाता है कि मैं तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूँ, माना कि हम किसी चीज में परफेक्ट नहीं है बट बन तो सकते हैं ना। और वो यहाँ पे एरिस को डांस से रिलेटेड मोटिवेट भी कर देता है, जिसके बाद वो एरिस को डांस सिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन एरिस तो ऐसे डांस कर रही थी जैसे कि कोई चिंपांजी नाच रहा होगा उसके साथ। वो डांस के टाइम पर एरिस का एक बार पैर भी दबा देती है और उसको धक्का देके दीवार में फेंक देती है, जिसके बाद रूडी सोचता है कि लगता है वो एरिस को कभी भी नहीं सिखा पाएगा डांस। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रूडी इस लैंग्वेज को सीखने के लिए जिलेन की मदद लेता है, जिस पर कि वो थोड़ा बहुत सीख भी जाता है। दूसरी तरफ एरिस भी डांस प्रैक्टिस में अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है। हम यहाँ देखते हैं कि रूडी जिसने की रॉक्सी की जो डॉल बनाई होती है वो उसे दुकान में जाकर बेच देता है, जिसके बदले दुकानदार उसे सोने का सिक्का देता है। वो रात के टाइम पर रॉक्सी का एक लेटर पढ़ता है, जिसपे कि रॉक्सी उसे बताती है कि उसे रूडी के साथ बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि वो नई नई चीजें सीख रहा है। आज पता है मेरे स्टूडेंट ने मुझे डॉल दी है जो कि लगभग मेरे ही तरह दिखती है, तो जिस पर रूडी को पता लगता है कि जो डॉल उसने बेची थी वो असल में रॉक्सी को उसके स्टूडेंट ने गिफ्ट कर दी। चलो जो भी कहो, एटलीस्ट उसके पास पहुंची तो सही। दूसरी तरफ एरिस जिसका बर्थडे कल था और आज तक उसने डांस नहीं सीखा था, लेकिन उसकी मेड उससे कहती है कि वो बहुत अच्छा डांस करती है, उसने उससे झूठ कहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि एरिस का बर्थडे था और अब वो पूरी 12 साल की हो चुकी थी। दूसरी तरफ जो कि बर्थडे का खाना खा रहा था, वो जब एरिस को देखता है तो वो देखते ही रहता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। इसके बाद पार्टी का मेन इवेंट शुरू होता है जहाँ पे कि एरिस को डांस करना था और उसके दादाजी एक लड़के को बुलाते हैं। एरिस जब उस लड़के के साथ डांस करती है तो पहले तो ठीक था, लेकिन एंड में वो दोनों एक दूसरे के पैर टकराने की वजह से गिर जाते हैं, अब जिस पर उनकी फैमिली की काफी ज्यादा बेइज्जती होने लगती है। इसे देखकर रूडी बीच में आकर एरिस के साथ डांस करने लगता है। वो देखता है कि एरिस बहुत ज्यादा नर्वस है, इसलिए वो उसे उसकी आंख बंद करने के लिए कहता है और फिर वो दोनों काफी अच्छा डांस करते हैं और सबको इम्प्रेस कर देते हैं। इसके बाद रात के टाइम पर रूडी एरिस को एक चीज गिफ्ट करता है। अगली सुबह रूडी एक आसमान में किसी तरह की चीज को देखता है और उसे देखकर वो प्रे करने लगता है। समय बीतता जाता है और रूबी ने अब 20 लैंग्वेज भी सीख ली थी और अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस भी। दूसरी तरफ एरी भी अपनी तलवारबाजी में माहिर हो चुकी थी और इन 2 सालों में वो आसमान में उस चीज को और भी ज्यादा नोटिस करता है कि वो अपने साइज में धीरे धीरे करके बड़ी होने लगी है। आज रूडी नोटिस करता है कि कोई भी उसको टाइम नहीं दे रहा, बल्कि सबके सब लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं, तो उसे ऐसा लग रहा होता है कि शायद कुछ बात है। और जब वो उनकी बातों को सुनने के लिए जाता है तो उससे पता चलता है कि वो सब उसके लिए बर्थडे प्लानिंग कर रहे हैं। रूडी जैसे गरीब फैमिली से आता था तो उसने आज तक एरिस जैसा सेलिब्रेशन कभी करा ही नहीं और ना ही अभी होने वाला है। अब हम देखते हैं कि वो सब के सब लोग रूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पे कि एरिस उसे फ्लावर्स देती। रूडी उससे गिफ्ट पाकर काफी ज्यादा खुश था। दूसरी तरफ वो काफी ज्यादा उदास था, तो उसकी फैमिली को लगता है कि शायद से रूडी अपनी फैमिली को याद कर रहा है, इसलिए अब उसकी मॉम यानी कि एरिस की रूडी को गले लगा लेती है और रूडी भी उस हक को बहुत इंजॉय कर रहा होता है। एरिस की मॉम रूडी से कहती है कि क्या वो एरिस का फ्यूचर हस्बैंड बनने के लिए तैयार है, तो रूडी को वो सिर्फ मजाक लग रहा होता है। अब यहाँ पर उसकी पार्टी शुरू होती है, सबके सब बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। रूडी को एक काफी मस्त स्टिक भी मिलती है। रात के टाइम पर एरिस के फादर रूडी से पूछते हैं कि क्या वो एरिस के साथ शादी करेगा, जिस पर कि रूडी उस बात को सीरियस नहीं लेता, बट उसके फादर बिल्कुल सीरियस थे। यहाँ पे रूडी को अपनी बचपन की दोस्त यानी कि सिल्फी की दूसरी तरफ हम सिल्फी को देखते हैं, जो कि रूडी के ना होने पर उसकी बहनों के साथ काफी अच्छे से खेल रही होती है और इवन की अब उसकी दोनों बहनें तो उसकी दोस्त भी बन चुकी थी। हम यहाँ देखते हैं कि रूडी की दोनों बहनें अब काफी बड़ी हो चुकी है। तभी उनकी फैमिली देखती है कि आसमान की तरफ आज काफी बड़ा तूफान आने वाला है। हम यहाँ रॉक्सी को भी देखते हैं, जो कि अपने घटिया से स्टूडेंट को पढ़ा के बोर हो चुकी थी और वो भी आसमान में उसी चीज को नोटिस करती है। तो उसी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कि पहाड़ियों से जा ही रहा होता है कि तभी एक ड्रैगन आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उस ड्रैगन
ड्रैगन से ना डर के उसकी आंखों में घूरने लगता है। और इन सारी चीजों को एक छोटी लड़की भी देख रही होती है, उसका नाम माना होता है और वो अपने आप को इस डीमन वर्ल्ड की किंग बता रही होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि काफी बड़ा तूफान आने वाला है और उस डेंजर से लोगों को बचाने के लिए गॉड्स भी अपने लोगों को भेज देते हैं। यहाँ बाहर रूडी अपने दोस्तों के साथ अपने उस मैजिशियन वाले स्टिक को यूज करने के लिए जैसे वो अपने स्पेल्स पढ़ ही रहा होता है कि तभी अचानक से वो आसमान की तरफ देखते हैं जहाँ पर कि वो चीज गायब हो चुकी थी जो कि धीरे धीरे करके बढ़ने लगी थी। वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे देखकर जिलेन उन दोनों बच्चों को उस जगह से भागने के लिए कहती है, पर तभी अचानक से रूडी नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ रूडी को हम एक अलग ही जगह में देखते हैं जहाँ पर कि वो अपनी पुरानी बॉडी में होता है। उसे लग रहा होता है कि शायद अभी से लेके वो जो भी चीज रूडी के बारे में देख रहा था वो एक सपना है। उसकी लाइफ अभी भी बिल्कुल बोरिंग है, सबके सब उसे बुली करते हैं, बट उसे वापस से अपनी रूडी वाली जिंदगी चाहिए थी। वो उस अपने सामने आदमी से कहता है कि मुझे इस जगह से वापस भेज दो। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम उस डीमन कॉन्टिनेंट में ज्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाओगे। वेल इसी के साथ रूडी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एरिस तो वहाँ पे सोई हुई है लेकिन जिलेन आसपास कहीं नहीं होती है। वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि असल में स्पेल डीमन था और उसे देख कर रूडी काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि रॉक्सी ने उससे कहा था कि अगर वो फ्यूचर में कभी भी स्पेल डीमन से मिले, यानी कि जिसके बाल हरे और कान लंबे लंबे हो, उससे हमेशा दूर ही रहना। इसलिए वो अपनी पावर्स को अपनी डिफेंस के लिए यूज करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि वो स्पेल डीमन उसे मारना चाहता है। वेल रूडी ने पहले से ही 20 लैंग्वेज सीख चुकी थी, इसलिए अब वो उस बंदे को उसी की लैंग्वेज में ग्रीट करता है। उससे ऐसा करता देख वो बंदा भी काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है उसकी बातों से। उसे भी काफी ज्यादा हैरानी हो रही होती कि आखिर रूडी उससे क्यों नहीं डर रहा। तो रूडी उसे बताता है कि जो हमारी जान बचा सकता है, आखिर हमें उससे क्या डर। वेल वो स्पेल डीमन रूडी से कहता है कि अभी ये सही टाइमिंग नहीं है तुम दोनों का घर जाना, इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सही समय आने पर तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ एरिस भी उठ जाती है। वो वहाँ पे स्पेल डीमन को देखकर काफी ज्यादा डरने लगती है और वहाँ पे रोने भी। उससे जेलिन की याद आ रही होती है कि अगर वो यहाँ पे होती तो उससे बचा लेती, लेकिन रूडी उसे समझाता है और थोड़ी देर बाद उन सबके बीच में दोस्ती हो जाती है। उस स्पेल डीमन का नाम रिचार्ड। अगले दिन से उनकी जर्नी शुरू हो जाती है जहाँ पे कि अब उन्होंने डीमन कॉन्टिनेंट में ही रहना था कुछ दिनों के लिए और वो इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वो रिचार्ड को देखते हैं जो कि काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को वहाँ पे हरा रहा था। वेल जब वो डीमंस के गांव में पहुँचते तो वहाँ के लोग ह्यूमन को आने से साफ मना करते थे और वो इस बारे में रिचार्ड के ऊपर भी गुस्सा करते हैं, इसलिए वो वहाँ पे गाँव के मुखिया को बुला देते हैं। गाँव के मुखिया रूडी से बात करके काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर एक ह्यूमंस को उनकी लैंग्वेज कैसे पता है। और जब वो रूडी के गले में नेकलेस के बारे में पूछता है तो रूडी बताता है कि ये उसके मास्टर रॉक्सी ने उसे दिया है। रॉक्सी का नाम सुनकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि वो गांव का मुखिया और कोई नहीं बल्कि रॉक्सी के ही पापा थे। इसके बाद वो उसे गांव में एंट्री दे देते हैं। वो वहाँ देखता है कि ज्यादातर डीमंस के बाल नीले रंग के है, बिल्कुल रॉक्सी की तरह। कल इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ रॉक्सी के डैड उसे बता रहे होते हैं कि रॉक्सी कैसे उन सबसे अलग हुई थी। रॉक्सी चाहती थी कि वो इस पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे, इसलिए वो ह्यूमंस के साथ रहने लगी। हम भले ही उससे नाराज थे बट हम अभी भी उसे प्यार करते हैं। दूसरी तरफ रिचार्ड कहता है कि अफसोस मैं बाकी लोगों को नहीं बचा पाया, मैं सिर्फ उन दोनों को ही बचा पाया क्योंकि मुझे सिटी में कोई भी एंट्री नहीं दे रहा था इस स्पेल डीमन होने की वजह से। जिस पर रूडी कहता है कि वैसे इस स्पेल डीमन और नॉर्मल डीमन में क्या अंतर है, मतलब क्या तुम मुझे वार के बारे में कुछ बता सकते हो, क्या वाकई में स्पेल डीमंस बुरे होते हैं। जिस पर कि रिचार्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वॉर सिर्फ और सिर्फ गलत फहमियों की वजह से हुई थी और किसी एक दो की वजह से सारे लोग बुरे नहीं हो सकते। मैं स्पेल डीमंस का लीडर रहा हूँ उस वॉर में, मुझे पता है भले ही हमारी रेपुटेशन इस टाइम पर बहुत ज्यादा बुरी हो लेकिन मैं पूरी दुनिया को ट्रुथ दिखा के ही रहूंगा। जिस पर कि रूडी भी उसके साथ एग्री हो जाता है। वेल अगले दिन वो अपनी जर्नी के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर कि गाँव के लोग उन्हें एक तलवार भी देते हैं। यहाँ सफर के बीच हम देखते हैं कि उस स्वॉर्ड को एरिस ले लेती है क्योंकि वो तलवारबाजी में काफी ज्यादा अच्छी थी। रूडी के मुताबिक वो यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड काफी ज्यादा जंगली वुल्फ्स को भी मार देती है। इसके बाद वो रूडी से कहती है कि जानते हो मेरा बचपन से सपना था कि मैं ऐसी जिंदगी जीऊं, बिल्कुल एडवेंचर वाली। जिस पे कि रूडी कहता है कि खाक जिंदगी, मुझे तो अपने घर का खाना याद आ रहा है, कीड़े मकोड़े खा खा के तो मैं यहाँ पागल हो चुका हूँ। इसके बाद वो
एक बार फिर से अपना सफर शुरू करते हैं, जहाँ पर कि वो एक नए डीमन टाउन में आकर रुकते हैं। वो वहाँ देखते हैं कि असल में वहाँ के डीमंस बाकी डीमन से काफी ज्यादा अलग दिखते हैं। आधे वो जानवर दिखते हैं और आधे इंसान, जिस पर कि रिचर्ड बताता है कि तुमने तो देखा ही नहीं है, डीमंस की अलग अलग तरह की ट्राइब्स मौजूद है इस दुनिया में। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इस टाउन में रिचर्ड को एंट्री नहीं दी जाएगी उसके स्पेल डीमन होने की वजह से। तो यहाँ पे रूडी कहता है कि ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। इसके बाद वो अपना और एक्सी का भेस तो बदल देता है कपड़ों से, दूसरी तरफ वो रिचर्ड के बाल भी नीले कर देता है। इसके बाद वो एक होटल में जाके रुकते हैं, जहाँ पर कि जब रूडी उन लोगों से कहता है कि जानते हो रिचर्ड एक स्पेल डीमन है, तो वो लोग हंसने लगते हैं उसके ऊपर, यानी कि रिचर्ड वाकई में पहचान में भी नहीं आ रहा था। इसके बाद वो अपने ग्रुप का नाम डेड एंड रजिस्टर कराता है, जिस पर कि बाकी लोग उनके ऊपर हंस रहे होते हैं। यहाँ इस शहर में वो लोग काफी ज्यादा मजे करते हैं। रात के टाइम पे रूडी जब होटल बुक कर रहा होता है तो एरिस की लड़ाई एक डीमन बच्चे से हो जाती है, जिस पर कि रूडी उन दोनों को रोकता है, लेकिन एरिस ने उसे बहुत ज्यादा पीट चुका था, जिस वजह से वो इंजर्ड भी हो गया था। रूडी यहाँ पे उसे हील करता और कहता है कि क्या तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे, तो वो लोग भी एग्री हो जाते हैं और वो लोग वहाँ पे बहुत मस्ती करते हैं। इसके बाद रात के टाइम पे जब वो रूम में आते हैं तो एरिस अपने कोट को लेकर रो रही होती है, क्योंकि फाइट के दौरान उन लोगों ने उसका नया कोट ही खराब जो कर चुका था, जिस पर रूडी उससे कहता है कि हम नया खरीद लेंगे तुम्हारे लिए। बट रूडी यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि उनको इस जगह में सर्वाइव करने के लिए किसी भी तरीके से पैसे कमाने होंगे, बट कैसे। इसके बाद वो सो जाता है। सपने में उसे अपनी ओल्ड बॉडी दिखाई देती है, जहाँ पे कि गॉड उससे एक टिप देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कल सुबह जल्दी उठकर एक किटन को ढूंढना होगा, तुम्हें उससे रेस्क्यू करना है। अब यहाँ पे जब रूडी अपनी नींद से उठता है तो वो देखता है कि एरिस आसमान की तरफ ही देख रही है, जिस पर उससे पूछता है कि क्या तुम्हें घर की याद आ रही है, तो एरिस हाँ में जवाब देती है। तो रूडी उसे भरोसा दिलाता है कि वो लोग घर जरूर जाएंगे। अगली सुबह वो किटन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो पूरे शहर में उसे ढूंढते हैं, बट वो उन्हें कहीं नहीं मिलते। रिचर्ड अपनी थर्ड पाई पावर से भी यूज करता है, तो उसे किटन का और महसूस होता है। वो एक गुफा के अंदर से आ रहा था। जब वो वहाँ पे देखते हैं कि असल में वो कोई किटन नहीं बल्कि काफी बड़ा ब्लैक कलर का पूमा है और उसे डीमंस ने कैद करके रखा हुआ है। जैसे वो उसे रेस्क्यू करने वाले ही थे कि उन्हें उन लोगों की आवाज सुनाई देती है, जिस पर कि वो छुप जाते हैं। उन्हें यहाँ पता चलता है कि वो डीमंस असल में उन जानवरों के ऊपर टॉर्चर करते हैं, जिसके बाद वो लोग उनके ऊपर टैग कर देते हैं और उन्हें वो जानवरों को छोड़ने के लिए कहते हैं, तो जिस पर वो साफ मना कर देते हैं और यहाँ पे वो रूडी को भी लात मार के दूर गिरा देते हैं, जिसे देखकर रिचर्ड अपनी पावर से उन्हें इंजर्ड कर देता है। उसको ऐसा करता देख एरिस और रूडी दोनों के दोनों उसके ऊपर गुस्सा करते हैं कि आखिर उन्होंने उसके ऊपर टैग क्यों करा। वो उन्हें प्यार से भी तो समझा सकते थे, अगर तुम ऐसा ही करोगे तो तुम्हारी यहाँ की इमेज और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। हमें बस इस स्पेल डीमन को दिखाना है कि वो भी अच्छे होते हैं। और वो लोग वहाँ पे उन क्रिमिनल्स को आखिरी चांस देकर छोड़ देते हैं। अगले बार से वो अपना सफर शुरू करते हैं, जहाँ पर कि अब उन्हें काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स की हंटिंग करनी थी। वो देखते हैं कि उस जगह में किसी भी तरह के मॉन्स्टर्स मौजूद नहीं है। तो उसी तरफ हम रॉक्सी को देखते हैं, जो कि शहर में पोस्टर्स देखते हैं। जिस इंसिडेंट में जितनी भी फैमिलीज मारी गई है उनके बारे में पोस्टर में लिखा होता है। रॉक्सी देखती है कि रूडी और उसकी फैमिली तो बिल्कुल ठीक है। तो उसी तरफ हम रूडी और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि हंटिंग के लिए आए होते हैं। वहाँ पे उन्हें मॉन्स्टर तो नहीं मिलते, बट वहाँ पे उन्हें वही ग्रुप मिलता है जो कि उन्हें लगभग कुछ दिनों पहले ही मिला था होटल में। वो लोग भी वहाँ पे हंटिंग के लिए आए होते हैं और वो वहाँ पे एक डीमन के साथ बहस कर रहे होते हैं। वो डीमन उन सबसे कहता है कि तुम बच्चे और अपने घर जाओ, जिस पर कि वो ग्रुप उनके पीछे पीछे भागने लगता है उस बंदे के और कहता है कि हम वो खजाना लेकर ही रहेंगे। यहाँ पर रूडी और उनका ग्रुप कुछ भी नहीं समझ पा रहे होते हैं कि वो किस खजाने की बात कर रहे हैं। जिस पर रिचर्ड कहता है कि हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए अगर उन बच्चों को हमारी जरूरत पड़ी तो। लेकिन एरिस उनकी बातों पे एग्री नहीं थी, क्योंकि उसे तो हंटिंग करनी थी। तभी भी वो उनके साथ चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि आगे जाने की बात ही वो बच्चा और उसका ग्रुप के ऊपर मॉन्स्टर अटैक करते थे और वो वाकई में काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स थे, जिन्हें कि वो मार भी नहीं पा रहे थे और वो उन्हें इंजर्ड भी कर देते हैं, जिसपे कि रूडी और रिचर्ड सही टाइमिंग पे आकर उन्हें बचा लेते हैं। वो सब अपनी पावर से उन मॉन्स्टर्स को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं। लेकिन जो बच्चा इंजर्ड हुआ था वो साथी उनका मारा जाता है, जिस पर कि उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो असल में रूडी की गलती की वजह से ही मरा था। जिस पर कि रिचर्ड रूडी के ऊपर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो बच्चा अपने ग्रुप के साथ ये कहकर चले जाता है कि रूडी की कोई भी गलती नहीं है, हमारी गलती कि हम इस जगह में आए। इसके बाद दूसरी तरफ उन्हें बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। जब वो उस बैटल फील्ड में पहुंचते तो वहाँ पे वो देखते हैं कि काफी बड़ा जियांट
स्नेक ने उन लोगों के ऊपर अटैक कर चुका है और वो खून का प्यासा है और वो उसी डीमन बंदे को मार रहा होता है, जिस पर कि उनका ग्रुप उन्हें बचाने के लिए उस स्नेक के साथ फाइट करता है, जहाँ पर कि वो स्नेक काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था, बट उनकी टीम वर्क के वजह से वो स्नेक को मार देते हैं, जिस पर कि एरिस भी काफी ज्यादा खुश होती है और उन्हें उस स्नेक का रिवॉर्ड भी दिया जाता है। लेकिन जब वो वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक हॉर्स डीमन आकर उनका रास्ता रोक देता है। वो उनका सच जान चुका था कि वो इंसान है ना कि डीमंस, इसलिए वो उनसे कहने लगते हैं कि अगर उन्हें अभी पैसे नहीं दिए गए तो वो ये सच सबको बता देंगे, जिस पर कि उन लोगों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। एक तो उन्होंने इतनी मेहनत से पैसे कमाए और अब वो मांग रहे हैं। यहाँ रूडी जैसी उन्हें हंसते हंसते पैसे दे ही रहा था कि रिचर्ड अपने बालों का रंग उतार देता है और उन्हें अपना असली रूप दिखा देता है, जिस पर कि वो हॉर्स डीमन अपने सामने स्पेल डीमन को खड़ा देखकर बेहोश हो जाता है और वहाँ पे आसपास की भगदड़ भी मच जाती है। तभी वहाँ पर गार्ड्स आकर रिचर्ड को अरेस्ट करने के लिए निकल पड़ता है, जिस पर कि एरिस और रूडी भी उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिचर्ड असल में टाउन के बाहर छुपा हुआ था एक चट्टान के पीछे। यहाँ पे रिचर्ड अपने ग्रुप से माफी मांगता है और रूडी से भी। वो रूडी से कहता है कि मैंने अपनी गलती की वजह से तुम दोनों को भी परेशान करा, पता नहीं क्यों मेरा हर बात पर दिमाग घूम जाता है। और अब वो यहाँ डिसाइड करता है कि वो अपने सीक्रेट को कभी ना खोल पाए, चाह कर भी वो अपने बालों को ही काट देता है और टकला हो जाता है, जिस पर कि रूडी और एरिस उससे कहते हैं कि वो बिल्कुल माफिया लग रहा है। इसके बाद वो समुद्र में नहाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन रिचर्ड उसे मना कर देता है। वो एरिस से कहता है कि वहाँ पे बड़े बड़े मॉन्स्टर्स रहते हैं। इसके बाद वो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, जहाँ की वो डीमंस के एक अलग ही गांव में पहुँचते हैं। ये ऐसी जगह थी जहाँ पे कि ह्यूमंस भी रहते हैं और डीमंस भी रहते हैं। वहाँ पे उसे रॉक्सी के होने का एहसास भी होता है और जब रूडी पीछे मुड़ता है तो वो वहाँ से जा चुकी थी। अब यहाँ पे जब वो उस गांव से अपने इंसानों के गांव जाने के लिए बोट का किराया पूछते हैं तो वो चीज देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि अब उनके पास सिर्फ इतने ही पैसे कि सिर्फ 2 लोग ही सफर कर सकते हैं। जिस पर एरिस कहती है कि तुम ये बोल रहे हो हम रिचर्ड को पीछे छोड़ते, तो रूडी कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अब पैसों की तंगी की वजह से रूडी डिसाइड करता है कि वो अपनी इस स्टिक को बेच देगा, लेकिन रिचर्ड सिर्फ मना कर देता है और कहता है कि रहने दो, मैं तुम दोनों के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता हूँ, तुम दोनों घर पहुंच जाओ सही सलामत, मेरे लिए यही बड़ी बात है। और यहाँ वो रात बिताते हैं, जहाँ पर कि रूडी पूरी रात पर यही सोच रहा होता है कि वो क्या करेगा कल। और यहाँ सपने में रूडी एक बार फिर से उसी गॉड से मिलता है, जहाँ पर कि वो गॉड उसे कहते हैं कि कल दुकान से कुछ खाना लाना, और इसके बाद उसका सपना टूट जाता है। रूडी सुबह के टाइम पे देखता है जहाँ पे कि एरिस और रिचर्ड एक दूसरे से स्वाट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ रूडी तो यही सोच रहा होता है कि आखिर गॉड ने उसके सपने में ये क्यों कहा कि उसे खाना खरीद के लाना है। जब वो खाना खरीद के घर वापस आ ही रहा था तो वो देखता है कि रॉक्सी उसके पीछे से भागते हुए कहीं जा रही है और उसी के सामने एक भिखारी बैठा हुआ है। वो यहाँ पे भिखारी को चूज करता है। वो भिखारी के पास जाता है और उसे वो खाना दे देता है। खाना खाने के बाद वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है और वो रूडी को बताती कि मेरा नाम माना है और मैं डीमंस की राजा हूँ, जिस पर कि रूडी उसके इस बात पर एग्री होता है और उसके सामने झुक जाता है। उसे पता था कि वो मजाक कर रही है। यहाँ पे उसे ऐसा करता देख वो लड़की काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। वो रूडी से कहती है कि कोई भी विश मांगो, जिस पर कि रूडी उससे मजाक करने लगता है। इसके बाद वो उससे पैसे मांगना चाहता था तो वो लड़की कहती है कि मेरे पास खुद भी पैसे नहीं है, कुछ और मांगो। जिस पर रूडी उससे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी डीमन आइज को ले सकता हूँ, बट वो इसे मजाक पे बोल रहा था, लेकिन वो असली में उसे अपनी आई दे देती है एक, जिसके बाद रूडी उस आंख से फ्यूचर देख सक रहा था। वो यहाँ पे एक बंदे की जान भी बचाता है। इसके बारे में वो घर आके अपने दोस्तों को भी बताता है। एरिस भी काफी ज्यादा खुश होती है, उसे भी एक डीमन आई चाहिए थी। यहाँ पे टेस्ट करने के लिए हम देखते हैं कि मॉर्निंग में वो एरिस के साथ फाइट करता है, जहाँ पे कि वो उस डीमन आई का यूज करना भी सीख जाता है। वो एरिस के सारे मूव्स को पहले से ही जान सकता था, इसलिए वो एरिस को हरा देता है फाइट में। ये देखकर एरिस उसे कांग्रेचुलेट करती है और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने वाली थी कि रूडी उसकी ट्रिक को समझ जाता है अपनी डीमन आई की वजह से और वो उसे इसमें भी हरा देता है। जिस पर कि रिचर्ड रूडी को कांग्रेचुलेट करता है कि वो अपनी डीमन आई को यूज करना सीख चुका है। इसे देखकर रूडी सोचता है कि शायद वो रिचर्ड के साथ भी फाइट कर सकता है, लेकिन वो उसमें हार जाता है। रात को एरिस काफी ज्यादा नाराज होती है कि रूडी ने उसे फाइट में हरा दिया। वो उसी रात बाहर जाने लगता है तो रिचर्ड उसे रोक देता है। उसे पता था कि वो बाहर क्यों जा रहा है। असल में रूडी अपने उस वेपन को बेचकर पैसे लेना चाहता था, जिससे कि वो इंसानों के गांव में जा सके, लेकिन रिचर्ड उसे साफ मना कर देता और कहता है कि
नहीं, तुम मेरे वजह से अपने इस कीमती चीज को कैसे बेच सकते हो। दूसरी तरफ हम रॉक्सी को देखते हैं जिसने की एक नया ग्रुप ज्वाइन कर चुका था। वो भी उस अटैक की वजह से इधर उधर हो चुके थे। यहाँ होटल में कुछ गुंडे रॉक्सी को उनका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, जिस पे की रॉक्सी साफ मना करती थी और कहती कि मैं एक मैजिशियन हूँ, मेरा भी कोई रुकदा है भाई। और वहाँ के लोगों को पता चलता है कि रॉक्सी असल में ए रैंक की मैजिशियन है। अब इसके बाद वो अपने ग्रुप के साथ बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि डेड एंड नाम के ग्रुप के बारे में, और उसमें तो बहुत हैंडसम लड़का भी रहता है। असल में वो रिचर्ड और रूडी के ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में अभी रॉक्सी को नहीं पता। रॉक्सी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रूडी के फैमिली के बारे में ही सोच रही होती कि इस वक्त वो कहाँ पे होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रॉक्सी अपने सफर के लिए निकल जाती है अपने लोगों के साथ, जहाँ पे कि वो रूडी के बारे में याद कर रही होती कि आखिर वो कितने ज्यादा बड़े हो गए होंगे। रास्ते में उसे एरिस और एक बंदा भी दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस बंदे को रूडी ने बचाया था उसका नाम गैलस था, असल में उसकी बोट थी, और अब वो उसकी मदद करता है और उनके साथियों को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे एक टाउन पड़ता है जहाँ पर कि रॉक्सी और रिचर्ड मिलकर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो रूडी देखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा बीस्ट वुमेन्स मौजूद है। वहाँ बच्चे से लेके सारी की सारी लड़कियां मौजूद थी। ना जाने उन लोगों ने उनके साथ कितना ज्यादा टॉर्चर करा होगा। वहाँ पे उससे एक काफी बड़ा मैजिकल डॉग भी दिखाई देता है। अब सही टाइमिंग पर रिचर्ड उन लड़कियों को छुड़ा कर अपने पीछे ले जाता है। आगे जाने के बाद वो कहते हैं कि उनमें से किसी ने भी उस डॉग को रेस्क्यू नहीं करा। अब उसे रेस्क्यू करने के लिए रूडी खुद जाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके पास जाते ही रॉक्सी उसकी मैजिकल पावर से टकरा जाता है, लेकिन वो वहाँ पे अपनी पावर से उसकी पावर्स को बंद कर देता है। और वो डॉग भी रूडी का बिल्कुल दोस्त बन चुका था कि तभी उस जगह में बीस्ट विलेजर्स के मुखिया भी पहुंच जाते हैं, जो कि रूडी को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम रूडी को बीस्ट विलेजर्स की जेल में देखते हैं। वहाँ पे असल में उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि उसके पास सोने के लिए था, खाने के लिए काफी अच्छा खाना भी था। एटलीस्ट वो लोग उसे जंगल के कीड़े मकोड़े तो नहीं देते खाने के लिए। और अब 2 दिन बाद रूडी देखता है कि एक पर्सन उसके साथ जेल में आया है। असल में वो भी क्रिमिनल था। रूडी उससे उसका क्राइम पूछता है तो वो बताता है कि वो जुआ खेलता है और उसने जुए में चीटिंग करी थी, इसलिए इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। यहाँ पे वो बंदा रूडी के साथ प्लान बनाने लगता है कि वो कैसे इस जगह से भागेंगे, जिस पर ये रूडी नहीं भागना चाहता था। वहाँ पे उसे अच्छा खाना जो मिल रहा था, बट वो आसपास देखते हैं कि वहाँ जंगलों में आग लग चुकी है। वहाँ पे काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा है। इस वजह से रूडी को अपने पावर से चाबी बनाकर उस लॉक को खोलना ही पड़ता है। इसके बाद वो दोनों उस जगह से भागने लगता है। दूसरी तरफ रूडी देखता है कि आखिर इनके विलेज में अचानक से आग लगने का रीजन और कुछ नहीं बल्कि ह्यूमंस ही है। वो गंदे इंसान उनकी यहाँ की लड़कियों को एक बार फिर से किडनैप करने लगता है। वहाँ पे काफी ज्यादा लड़कियां उनसे भीख मांग रही होती कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन वो उन्हें बहुत ज्यादा पीटते हैं। इवन कि वो छोटे बच्चों तक को भी नहीं बख्शते। ये देखकर रूडी उनकी मैटर में पड़ जाता है। यहाँ पे उन लोगों के साथ फाइट भी करता है। यहाँ पर जो रूडी होता है वो अपने वाटर की हेल्प से वहाँ की आग को बुझा देता है, और इसके बाद वो चोर भी रूडी के इस काम में मदद करने लगता है। तभी वहाँ पे वो बंदा भी आ जाता है जिसने कि असल में रूडी को वहाँ पे लॉक करा था। उसे लग रहा था कि शायद वो भी बुरा इंसान है और इन गुंडों के साथ मिला हुआ था उस केस में। यहाँ पे वो इस मुश्किल टाइम पर एक दूसरे का साथ देते हैं उन लड़कियों को बचाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पे वो लड़का भी आ जाता है, यानी कि जिसने रूडी को नाव दी थी, असल में वही उन सारे गुंडों का लीडर है। और वो रूडी को इस जगह में इसलिए लेके आया क्योंकि वो पीस विलेजर्स की लोकेशन जानना चाहता था, और रूडी ने उसकी मदद करी। इसलिए वो रूडी से कहता है कि अगर वो उसके साथ हाथ मिला देगा तो वो उसको बख्श देगा, लेकिन रूडी साफ मना कर देता है। और अब वो यहाँ पे उनके साथ फाइट करने लगता है। हम देखते हैं कि वहाँ पे जबरदस्त वाली फाइट हो रही होती है, और वो सीन तो देखने लायक थे। लेकिन उस फाइट के दौरान वो गुंडे तादाद में काफी ज्यादा थे, जिसके बाद वो बीस्ट मैन भी इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पे रूडी भी काफी ज्यादा फाइट करके थक चुका था, और वो बंदा उसके ऊपर हंस रहा होता है। वो उस छोटी सी बच्ची के बाल खींच रहा होता है और उन्हें चिढ़ा रहा होता है कि देखो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और रूडी यहाँ पे उस बच्ची को देखकर चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो उन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। और इससे पहले कि वो लोग रूडी को भी मारते, वहाँ पे हम देखते हैं कि वही वाला डॉग आ जाता है जिसको कि रूडी ने रेस्क्यू करा था। वो डॉग उसके सारे बंदों को मार देता है। अब ये देखकर वो बंदा रूडी के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन रूडी अपनी डीमन आई की मदद से उसे उसी की तलवारबाजी में हरा देता है। हम देखते हैं कि उस फाइट के दौरान रूडी का पैर इंजर्ड हो चुका था, जिसके बाद वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। अब उसकी आंख खुलती है सुबह के टाइम पे, जहाँ उसके सामने एरिस होती है और बीस्ट विलेजर्स भी। वो रूडी से माफी मांगते हैं उसे गलत समझने के लिए। अब यहाँ पे एरिस रूडी को
बताती है कि जब तुम मौजूद नहीं थे तो रिचर्ड मेरे पास इन बच्चों को लेके आया। मेरी इनसे काफी अच्छी वाली दोस्ती भी हो चुकी है और जब मैं अपने घर पहुंचूंगी तो मैं अपने दादाजी को इन सारे एडवेंचर्स के बारे में जरूर बताऊंगी। तो उसी तरफ हम एरिस के दादाजी को देखते हैं महल में, जहाँ के किंग उसे सजा दे रहा होता है, वो भी मौत की, क्योंकि इतने बड़े डिजास्टर में वो लोगों को नहीं बचा पाया, जिस पर कि उसकी भी कोई गलती नहीं थी, बट उसे वहाँ पे मार दिया जाता है। लेकिन वो अपनी आखिरी सांसों में यही सोच रहा होता है कि काश एरिस रूडी के साथ बिल्कुल सही सलामत हो। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि एरिस और रूडी अपने नए दोस्तों के साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं। इवन की एरिस उन लड़कियों को इंसानी लैंग्वेज भी सिखाने लगती है उनकी टीचर बन के, जिसे सुनकर रूडी मनी मन हंस रहा होता है और कहता है कि किसी ने सोचा था कि ये स्टूडेंट से लेके टीचर तक बन जाएगी। जो वो बीस्ट मैन होता है वो एरिस का शुक्रिया अदा करता है कि उसके साथ उसकी बेटी कितनी ज्यादा खुश है। उसकी बेटी का नाम टोना होता है। यहाँ पे एरिस जेलिना की बात छेड़ देती है और कहती है कि वो भी आप ही की तरह थी, वो काफी ज्यादा अच्छी थी। इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि क्या आपको उसके बारे में कुछ भी पता है। तो उसको सुनकर टोना के फादर कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि वो जिंदा है, लेकिन उसने अपनी ड्यूटी ना निभाकर हम और हमारे विलेजर्स का दिल दुखाया है और हमसे गद्दारी भी करी है, और वो लोग जेलिन से काफी ज्यादा नाराज है। और इसके बाद उसके फादर बाहर चले जाते हैं। जेलिन के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद एरिस उसके फादर के पास जाती है और कहती है कि आप उसके बारे में जानते ही क्या हो, वो सबसे अच्छी टीचर है, उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं करा, इवन कि हमें बचाने के चक्कर में वो खुद हमसे अलग हो गई। और इसके बाद एरिस वहाँ पे रोने लगती है, जिस पे कि रूडी उसे चुप कराता है। तो एरिस उससे कहती है कि आखिर ये लोग क्यों नहीं समझते कि जेलिन बिल्कुल भी बुरी नहीं है। हम देखते हैं कि इसके बाद एरिस रात के टाइम पर जेलिन को काफी ज्यादा याद कर रही होती है। अगले सुबह टोना और उसकी दूसरी बहन एरिस से जेलिन के बारे में पूछती है कि क्या वो सच में अच्छी थी, जिस पर एरिस बताती है कि हाँ, औरों का पता नहीं बट वो हमारे लिए हमेशा से लॉयल थी। एक टाइम पर मैं भी स्वॉर्डमैनशिप कभी नहीं सीखना चाहती थी, लेकिन जब वो मेरी टीचर बनी उसने मुझे सेल्फ डिफेंस के बारे में सब कुछ सिखाया। अब जिस पर टोना कहती है कि क्या तुम भी मुझे जेलिन की तरह बना सकती हो, मैं भी स्वॉर्डमैनशिप सीख सकती हूँ। तो एरिस बोलती है कि हाँ, लेकिन उसकी कजन कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे फादर नाराज होंगे, लेकिन एरिस उसकी बातों पर गौर नहीं करती। अब यहाँ पे वो टोना को अपनी स्वॉर्डमैनशिप दिखाने लगती है। दूसरी तरफ ये सब कुछ टोना के फादर भी सुन रहे होते हैं और उनके सामने रूडी भी बैठा होता है। उसके फादर उससे कहते हैं कि क्या वाकई में जेलिन अच्छी थी। तो रूडी बताता है कि हाँ, हमारे लिए तो थी, और उसको हमारे यहाँ पे स्वॉर्ड क्वीन नाम से भी बुलाया जाता है। उसकी जैसी तलवारबाजी कोई भी नहीं सीख सकता। अब हम देखते हैं कि लगभग 1 महीना बीत चुका था। इसके बाद टोना अपनी स्वॉर्डमैनशिप में और भी ज्यादा माहिर हो चुकी थी। वो एरिस की बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि एरिस एक ना एक दिन तो जरूर चले जाएगी। जिस पर एरिस कहती है कि हाँ, मुझे भी अपने घर वालों से मिलना है। उसी तरफ रूडी, जो कि उस डॉग के साथ, यानी कि उसका नाम लकी था, उसके साथ खेल रहा होता है कि तभी उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई देती है, जहाँ पे कि एरिस और टोना एक दूसरे से लड़ने लगे थे। टोना एरिस से इसलिए लड़ रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो इस जगह से जाए। वो लोग उसकी लड़ाई को सुलझाते हैं, बट टोना और एरिस एक दूसरे से नाराज थे। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि टोना के फादर उसे समझा रहे होते कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए था, वो तुम्हारी मास्टर है, तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप सिखाई है, और तुम भी तो चाहती हो ना तुम जिलेन तरह ही बनो। जानती हो, जब जिलेन छोटी थी तो उसे स्वॉर्डमैनशिप सिखाने के लिए मास्टर आए थे, लेकिन ना ही उसे पढ़ाई में इंटरेस्ट था और ना ही स्वॉर्डमैनशिप में। और जब मास्टर इस जगह से चले गए तो इसे बाद में उस चीज का दुख हुआ। तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, एरिस ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रुकेगी, तुम उससे माफी मांग लो, नहीं तो तुम जिंदगी भर तक अपने आप को कोसोगी। अब इसके बाद रात के टाइम टोना अपनी गलतियों को मान के एरिस के पास आती है उससे माफी मांगने, जिस पर एरिस भी उसकी माफी को एक्सेप्ट कर लेती है और वो दोनों खेलने लगते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि एरिस, रूडी और रिचर्ड उस विलेज को छोड़ के जाने लगे थे, जहाँ पे कि टोना एरिस से कहती है कि प्लीज जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे अगले साल, और अपने साथ अपनी मास्टर जिलेन को भी लेकर आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक काफी बड़े किंगडम में पहुंच जाते हैं, जो कि उस इंसिडेंट की बाद फिर से बसा है। वहीं आधे से ज्यादा ह्यूमंस बच चुके हैं। वहां पहुंचने के बाद वो लोग होटल बुक करते हैं, जहाँ पर कि जब एरिस सो रही होती तो रूडी कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स को अब ढूंढना होगा, हमें 1.5 साल से भी ज्यादा हो चुका है इस जगह में पहुंचते पहुंचते। मैं जाकर अपनी फैमिली को लेटर लिखता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए कल तुम एरिस की रक्षा करना। अब सुबह होती है और रूडी लेटर लिख देता है अपने फादर को और उस जगह में चले जाता है, जहाँ जब वो घूम ही रहा होता है कि तभी उसे पता चलता है कि कुछ लोग एक बच्चे को किडनैप करके ले जा रहे हैं। अब रूडी को उसे भी बचाना था और वो किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकता था, इसलिए वो उनका पीछा करता है। जब वो उस जगह में पहुंचता है तो वो गुंडे रूडी के ऊपर टाक कर देते हैं, लेकिन रूडी बड़ी आसानी से उन सबको हरा देता है। लेकिन जब उसकी मुलाकात उनके टीम लीडर से होती है, जिसने की शराब पी होती है, वो काफी ज्यादा नशे में भी होता है, लेकिन उसकी स्वॉर्डमैनशिप काफी ज्यादा अच्छी
थी। रूडी को लग रहा होता है कि शायद ऐसी तलवारबाजी मैंने पहले भी देखी है किसी बंदे पे। यहाँ रूडी ने अपने मुंह में कच्छा पहना हुआ था जिससे कि उसे कोई ना पहचान पाए, और वो लीडर अपनी तलवार से उस कच्छे को काट देता है जिससे कि रूडी का शकल दिख जाता है। उसके शकल देखने के बाद वो लीडर वहीं पर ही रुक जाता है क्योंकि वो शराबी आदमी और कोई नहीं था बल्कि रूडी का ही फादर था। वेल, इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर ही एंड होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।